UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम प्रैक्टिस सेट 4 पर आ चुके हैं भाई। तो ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस सेट जो है भाई 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट जो कर चुके हैं भाई, तो चौथा प्रैक्टिस सेट जो है भाई यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया भाई, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी। संविधान सभा के सदस्यों की सदस्यता 389 थी, जिसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। तो मैं पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट हमने जो तीसरा जो प्रैक्टिस सेट लगाया वहाँ पर भी चर्चा की थी भाई। तो इसमें कितने थे भाई? 93 सदस्य थे। तो संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव हुए थे वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुए थे 1946, जुलाई 1946 में। लेकिन संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो दिया था वो एम एन रॉय के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार, सभा का सर्वप्रथम विचार ये 1934 में जो देने वाले थे एम एन रॉय के द्वारा दिया गया। एम एन रॉय के द्वारा दिया गया भाई। और संविधान सभा का जो गठन किया गया भाई 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया था। और संविधान सभा में जो सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी भाई? 389 थी भाई। और संविधान सभा का जो गठन किया गया वो संविधान के निर्माण के लिए किया गया। तो यहाँ पर देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि शामिल थे भाई। देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और किस वर्ष में भेजा भाई? तो भी पहला ईमेल के बारे में बोल रहा है, पहला ईमेल किसने और किस वर्ष में भेजा? तो पहला ईमेल जो भेजा गया था वो 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया। और भाई ईमेल के लिए जो @ जो शब्द दिया था वो भी किसने दिया था भाई? वो भी दिया था टॉमलिंसन ने। ईमेल के लिए @ शब्द, मतलब @ जो प्रतीक दिया था ये दिया था भैया किसने? टॉमलिंसन ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया पेपर में कि ईमेल के लिए @ जो प्रतीक, ये वाला जो साइन है भाई ईमेल वाला @ बोला जाता है, इसे टॉमलिंसन ने दिया था। लेकिन पहला ईमेल जो भेजा गया था 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया। तो इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, ईमेल के लिए @ जो शब्द, मतलब जो चिन्ह दिया ये टॉमलिंसन के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो सबसे पहले भाई ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध जो हुआ था भाई, प्लासी जगह का नाम है, तो ये हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था भैया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नेतृत्व किया गया। और किसके बीच लड़ा गया भैया? सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का बैटल हुआ था भाई, सिराजुद्दौला। और इसमें जो जीत हुई थी वो अंग्रेजों की जीत हुई थी भाई। और प्लासी का जो युद्ध है भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजयी हुए, और ये 23 जून 1757 को। और इसी युद्ध से ही भारत में जो ब्रिटिश राज की नींव पड़ी थी भाई। तो ये 23 जून में यहाँ पर पूछा गया, इस समय मुगल सम्राट जो थे वो आलमगीर द्वितीय थे। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय।
तो ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई तो 1757 से लेकर भारत में जो अंग्रेजों ने शासन किया था वो 1947 तक किया था। तो इसके बीच में जो हमारा समय कितना भाई, लगभग 190 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है अंग्रेजों की, ध्यान रखना, यहीं से अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध के समय कौन था भाई, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी होगा। आगे क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग तक शासन किया, मैंने अभी बताया था 1757 से लेकर 1947, मतलब 190 वर्ष। तो 190 वर्ष में यहाँ पर जो ऑप्शन तुम्हारा जो होगा वो इसके जो पास में जो ऑप्शन होगा वो 200 वर्ष होगा। कब तक भाई, 200 वर्षों तक शासन किया था भाई अंग्रेजों। तो भाई जो मैं इसकी व्याख्या जो बता रहा हूँ आने वाले प्रैक्टिस सेट में तुम्हें बार बार रिवीजन करने को मिलेगा। तो एक बार जरूर क्लास को देखते रहें, जो आगे सेट में जो भी व्याख्या एक्सप्लेन होगी मैं उनके क्वेश्चन यहाँ पर शामिल करते रहूंगा भाई आगे। सहमात शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो सहमात ये शब्दावली जो है भाई, इसका संबंध शतरंज से संबंधित है। और अन्य कौन कौन सी शब्दावली है जिनका प्रयोग शतरंज में होता है भाई। अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली, एक होता है शतरंज में बिशप का इस्तेमाल, बिशप और गैम्बिट और चेकमेट, ये सभी शब्द किससे जुड़े हुए हैं भाई, शतरंज से जुड़े हुए हैं। चेकमेट ये सब किससे संबंधित शब्दावली है, शतरंज। अब देखो शतरंज के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम हर प्रैक्टिस सेट में करते चलेंगे। शतरंज की बिसात पर जो खाने होते हैं वो 64 होते हैं। शतरंज की बिसात पर खाने कुल वर्ग होते हैं, बिसात पर कुल वर्ग पूछे जाते हैं पेपर में, कुल वर्ग होते हैं 64। कितने होते हैं भाई, वर्गों की संख्या होती है 64। अब इसमें 32 जो वर्ग होते हैं, 32 वर्ग सफेद कलर के होते हैं और 32 वर्ग जो होते हैं वो होते हैं काले रंग के। 32 जो वर्ग हैं वो सफेद रंग के होते हैं और 32 जो होते हैं हमारे वर्ग वो होते हैं काले रंग के, काले रंग के भाई। तो कुल मिलाकर शतरंज के साथ पर जो वर्ग होते हैं 64। सहमात शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो शतरंज में इस्तेमाल किया जाता। तो ये बातें भी ध्यान रखते चलेंगे थोड़ी थोड़ी। अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम शतरंज के बारे में और जानकारी लेंगे और उनसे संबंधित, शतरंज से संबंधित कौन कौन से खिलाड़ी हैं भाई। और इन आगे देखो भाई, ऑस्कर अवार्ड सालाना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड जो है भैया किस देश द्वारा दिया जाता है, यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है यूएसए। इसकी शुरुआत हुई थी ऑस्कर अवार्ड की भैया 1929। ऑस्कर को अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है भाई, ऑस्कर को अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी शुरुआत 1929 से की गई। और ये जो दिया जाता है भैया यूएसए की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज, यूएसए के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर के बारे में मैंने पहले सेट में भी कुछ पॉइंट बताए होंगे, कुछ पॉइंट हमें और ध्यान रखना भाई। ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता, ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता, पहले अभिनेता जिन्हें ऑस्कर मिला है एमिल जेनिंग्स। ये हैं भैया एमिल जेनिंग्स, ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता।
और भारतीय मैंने बताए तुम्हें थे भानु अथैया, एमिल जेनिंग्स। फिर एक ध्यान रखना, सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाली फिल्म कौन सी है? सर्वाधिक ऑस्कर विजेता फिल्म, तो ये ध्यान रखनी है हमें, टाइटैनिक को मिले हैं सबसे ज़्यादा ऑस्कर। अभी तक जो मूवी है सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाली, टाइटैनिक है। तो ये 2 पॉइंट और ध्यान रखते चलने हैं भाई तुम्हें भाई। कुछ जानकारी मैंने ऑस्कर के बारे में भारत से संबंधित पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी। अब ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता का ध्यान रखना, सर्वाधिक ऑस्कर विजेता फिल्म का नाम ध्यान रखना है, टाइटैनिक ने जीते सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा भाई सी। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। सत्य कथन का चुनाव करना है भाई। सत्य कथन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। लद्दाख जो है वो कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ बाउंड्री सीमा कर, कितने भैया? 3। 3 में हमारा एक किससे करेगा भैया लद्दाख? एक पाकिस्तान से करता है, एक अफगानिस्तान से करता है, और ऊपर किससे करेगा भाई? चीन से करेगा। तो लद्दाख कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो 3। तो ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो गया भाई। भारत के 7 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के 7 राज्य नहीं है बल्कि 9 राज्य तट से लगे हुए हैं। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक कितने राज्य हैं भाई? 9 तटीय राज्य हैं जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। असम राज्य भूटान व बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये वाली बात सही है भाई। जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 31 अक्टूबर 2020 को नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। तो ये 2020 नहीं है, 31 अक्टूबर 2019 को नए केंद्र शासित प्रदेश बने 2, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसमें सही पूछा गया तो सी वाला आंसर होगा भाई सही। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आईओसी की स्थापना कब हुई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894। 23 जून 1894। कहाँ पर? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर भी है। अब इस मतलब इसीलिए 23 जून को क्या मनाते हैं भाई? 23 जून को, इसीलिए 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पूछा जाता है तो भाई 23 जून को इसका आंसर हमें देना होगा भाई, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो बने थे भैया, वो बने थे डेमेट्रियस विकेलस। अगर मैं ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी बात करें, प्राचीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था भैया, वो हुआ था 776 ईसा पूर्व। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था 700 ईसा पूर्व, यूनान के ओलंपिया नामक जगह पर हुए थे भाई। अगर बात करें जो आधुनिक समय में जो ओलंपिक जो हो रहे हैं भाई, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी भैया इसी हेडक्वार्टर के स्थापित होने के बाद 1896 में हुए थे। पहले ओलंपिक गेम्स 1896 के एथेंस में हुए थे। तो प्राचीन 776 ईसा पूर्व, आधुनिक समय में जो ओलंपिक खेल होते हैं उनकी जो शुरुआत की गई थी वो 1896 एथेंस में की गई।
फिर भाई और क्या ध्यान रखना है तुम्हें, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल, मतलब जिसमें 15 से 18 वर्ष के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो ये होते भैया 2010 में सिंगापुर में हुए थे। सिंगापुर यूथ ओलंपिक गेम्स 2010 में शुरुआत हुई थी सिंगापुर, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में थे। शीतकालीन युवा ओलंपिक गेम्स जो होते 2012 में हुए। शीतकालीन युवा ओलंपिक वो हुए थे 2012 में। एक शहर पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया का इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया में हुए भाई। तो भाई थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते चलेंगे हर क्वेश्चन में ओलंपिक के बारे में। अब मैंने ये जो चर्चा की वो शुरुआत को लेकर चर्चा की है कि ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक गेम्स कब हुए और शीतकालीन कब हुए। तो ये हमारी एक तरीके से ओलंपिक की शुरुआत को लेकर चर्चा की है। अगले क्वेश्चन जो करेंगे वहाँ पर धीरे धीरे सभी पॉइंटों पर बात करते चलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, डेमेट्रियस बिकेलस। वर्तमान में है भैया इसके थॉमस बॉक। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे भाई, तो कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो मिला भाई सहजानंद महादेव सेठी को मिला। किन्हें मिला, सहजानंद महादेव सेठी। तो इस क्वेश्चन में इतनी बात हमें ध्यान रखनी है बस। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ी। तो मैं अभी बता चुका हूँ, कई बार बताया। तो ब्रिटिश शासन की नींव जो पड़ी है वो प्लासी का बैटल था, प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध हम पढ़ते हैं, बक्सर का युद्ध होता भैया 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का बैटल। इसमें कौन थे भैया, मीर कासिम। बक्सर में थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। बक्सर में और कौन था भैया, शाह आलम द्वितीय। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। वशिष्ठ हेक्टर मुनरो के बीच ये लड़ा गया था किसका भैया, बक्सर का युद्ध। फिर आता है वांडीवास का युद्ध। ये लड़ा गया था भैया 22 जनवरी 1760 को। ये लड़ा गया था भैया अंग्रेज आयरकूट, अंग्रेजी सेना की तरफ आयरकूट। फ्रांसीसी की इनमें हार हुई थी। फ्रांसीसी में कौन हारा था भाई, इसमें वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी जो था वो काउंट लाली पराजित हुआ था इसमें। तो इसमें फ्रांसीसी, ये कौन थे भैया, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था भैया वांडीवास। तो इसमें जो हार हुई थी भाई वो कौन था भाई, काउंट लाली की इसमें हार हुई थी भाई। तो पानीपत का 1526 में लड़ा गया भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर वशिष्ठ इब्राहिम लोदी, ये पानीपत का भैया पहला बैटल लड़ा गया, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। तो ये कुछ युद्ध याद रखता। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा प्लासी का बैटल होगा, आंसर होगा प्लासी का युद्ध। प्रो कबड्डी लीग के पहला विजेता कौन थे, पहले सेट में मैं बता चुका हूँ भाई। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी 2014 में, ये संस्करण पहला आयोजित किया गया। और इसमें हमारी जो विजेता बनी जयपुर पिंक पैंथर्स, यहाँ पर विजेता टीम। तो 2014 में
और उप विजेता किसके बीच लड़ा गया, यू मुम्बा के बीच ये मतलब आयोजन हुआ, उप विजेता यू मुम्बा, और इसमें विजेता टीम थी जयपुर पिंक पैंथर। 2014 में ये पहला संस्करण हुआ था भाई। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था 19 सितंबर 1960 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कहाँ पर हुआ था भाई, कराची में, ये वाला कराची में ये वाला समझौता हुआ था। इसमें मध्यस्थता की भूमिका जो निभाई थी वो था भैया वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा मीडिएटर की भूमिका निभाई गई, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा इसमें क्या किया गया, मध्यस्थता की भूमिका निभाई गई। अब इसमें पाकिस्तान द्वारा जो पाकिस्तान के अंडर आने वाली नदियां जो हैं, तो इसमें सिंधु आती है एक, तो पाकिस्तान के अंडर में सिंधु, सिंधु के जस्ट नीचे आएगी हमारी झेलम, झेलम के नीचे जो सहायक नदी आती है चिनाब। ये जो नदियां थी पाकिस्तान द्वारा शासित हैं, क्योंकि इन नदियों में पाकिस्तान 80% पानी का प्रयोग करेगा, 20% जो करेगा यहाँ पर भारत करेगा। अब देखो ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, सिंधु, झेलम, चिनाब, एक ऑप्शन रख दिया जाएगा रावी, तो वही इसका गलत आंसर होगा। भारत के लिए भैया कौन सी थी भारत द्वारा शासित, एक तो रावी, ब्यास और सतलज। यहाँ पर 80% जो था वो किसका भैया, भारत, और 20% पाकिस्तान। यहाँ पर 80% जो पाक यूज करेगा। तो ये नदियाँ जो रावी, ब्यास, सतलज भारत द्वारा शासित हैं भैया, सिंधु, झेलम, चिनाब ये पाकिस्तान द्वारा शासित है। पूछा जाता है इनमें से कौन सी नदी सिंधु समझौते के अंतर्गत नहीं आती, तो ये कितनी नदियाँ, 6 नदियों की ध्यान रखना है। तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था भैया, और मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक। तो इसमें आंसर जो होगा हमारा डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अब कौन सा स्थान व्हाइट वाटर के नाम से जाना जाता है, लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। अब देखो कुछ सियाचिन की अगर बात करें तो कुछ ऐसे करके ये हमारा भारत का मैप हो जाता, तो यहाँ पर ये कुछ पड़ेगा हमारा सियाचिन पड़ेगा, ये वाला सियाचिन। ये क्या है भैया, सियाचिन है। और सियाचिन से ही एक नदी निकलती है भैया, नुब्रा नदी, नुब्रा नदी, सियाचिन से एक नदी निकलती है नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी के आसपास का ये क्षेत्र ये वाला नुब्रा घाटी है, और नुब्रा घाटी के इसके उत्तर में अगर सियाचिन की डायरेक्शन देखें तो नुब्रा घाटी के उत्तर में ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर पड़ेगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो यहाँ से पूछी जाती है भाई सियाचिन से निकलने वाली नदी कौन सी है, नुब्रा नदी, जो कि श्योक की सहायक नदी है। अब देखो ये कैसा क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित बर्फीला क्षेत्र, मतलब भारत और पाक के बीच ये कैसा एक बर्फीला क्षेत्र, पाक के मध्य हिमनद सीमांत क्षेत्र के मध्य हिमनद सीमांत क्षेत्र, क्या सियाचिन ग्लेशियर, हिमनद सीमांत क्षेत्र सिम। और इसे वर्तमान में भारत में अब इसे नाम दिया जाता है वाइट वाटर या सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अब इससे सियाचिन से संबंधित एक भारतीय सेना का ऑपरेशन ध्यान रखना है, ऑपरेशन मेघदूत, जो कि भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया सियाचिन विजय से संबंधित है। और
1984 में ये चलाया गया था भाई। तो ये सियाचिन से ध्यान रखने। और सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा है भाई, तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई। आगे क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है पाकिस्तान की? इंडस, जिसे सिंधु नदी बोला जाता है, या इसे सिंधु नदी। अब देखो सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। तिब्बत से तो इसका ओरिजिन होगा, तिब्बत मानसरोवर से निकलेगी। इसके बाद ये भारत में बहती है भैया, भारत। इसके बाद ये पाकिस्तान। तो सिंधु नदी जो ध्यान रखना वो कितने देशों में बहती है भैया? 3 देशों में। और ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी पर पाकिस्तान ने एक डैम भी बनाया हुआ है भाई, एक डैम भी बना रहा है पाकिस्तान इस पर, डायमर भाषा बांध। यहाँ पर एक डैम भी बना रहा है पाकिस्तान में, इस डायमर भाषा डैम, ये सिंधु नदी पर पाकिस्तान द्वारा बनाया जा रहा है। सतलज की बात करें तो सतलज मानसरोवर के दक्षिण में स्थित राकस ताल से निकलती है, राकस ताल से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है भैया? तिब्बत से ही निकलती है। कौन सी? तिब्बत से ही निकलती है। तो ये सी वाला आंसर होगा, सिंधु नदी। तो आज हमने ये चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। कल 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलेंगे भाई। एक बार जो पुरानी वीडियो जो है उन्हें ज़रूर देखें, और उन्हें एक बार अपने सहयोगी जो भी हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें, ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।